हाँ भाई, नहीं ऑडिबल हूँ, चालू करें क्लास। यस सर। ठीक है। तो कल हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि भाई आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड के बारे में, है ना। सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स क्या होते हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया, एक तो आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड में आता है अकाउंटिंग सर्विसेज एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। लीगल पढ़ लिया। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ा दिया था अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज के अलावा? इंटरनल टैक्स ऑडिट। और हाँ। इंटरनल ऑडिट आप अपने क्लाइंट के लिए नहीं कर सकते हो। ठीक है। और अब उसके बाद हम लोगों का टैक्सेशन मैटर्स का आ गया था, है ना। अब टैक्सेशन मैटर्स में भी अपन ने पढ़ लिया कि भाई टैक्सेशन मैटर्स में भी आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। ये अपना कल पूरा हो गया था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं है? यस और नो? नेक्स्ट, अब हम लोगों का जो लास्ट इसमें टॉपिक बचा वो बचा आईटी सर्विसेज को लेकर के, है ना। और आईटी सर्विसेज तो वैसे तो हम ऑडिटर्स का कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं, बट जो बड़ी ऑडिट फर्म्स होती हैं कई बार वो ऑडिट फर्म नहीं होकर के वो कंसल्टेंसी फर्म्स हम उनको कहते हैं। तो वो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, वो अब कंसल्टेंसी आपको आईटी के मैटर में भी दे देती हैं, ऑडिट के मैटर में भी दे देती हैं, अकाउंटिंग के मैटर में भी दे देती हैं, तो मल्टीपल सर्विसेज देती हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने क्लाइंट को आईटी सर्विसेज दे सकते हो? तो ऑफकोर्स सी बात है, पॉसिबल है, लेकिन एक मेन बात जो ध्यान रखने वाली है वो यही है। ऑफकोर्स सी बात है, अगर मैं ऑडिट हूँ कर रहा हूँ तो मेरी बहुत ज्यादा कोई आईटी सर्विसेज में एक्सपर्टीज हो ये कोई जरूरी नहीं है। पॉसिबल मुश्किल है ना इस बात के चांसेस कि आप आईटी सर्विसेज में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, है ना। ये यस अपने आप में एक अलग फील्ड है। तो हो सकता है कि मैं जिस फर्म का पार्ट हूँ, जो मेरी ऑडिट फर्म है, वो उसका एक दूसरा सेगमेंट हो सकता है जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो एक पूरा अलग सेगमेंट अगर है तो दैट इज वेरी फाइन कि ठीक है, मेरा एक पूरा अलग सेगमेंट है जो आईटी सर्विसेज देता है। ठीक है। लेकिन अगर ऑडिटर खुद से हिमसेल्फ हरसेल्फ अगर ये बोलता है कि भाई मैं आईटी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ, तो इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा। एंड आप ये अज्यूम किया जाएगा कि आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो। ठीक है ना। आईटी सर्विसेज से मतलब क्या है कि जो जो भी उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इन सब चीजों को लेकर के रिक्वायरमेंट होगी, तो ये काम करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये अगर आप कर रहे हो तो देन इट विल बी अज्यूम दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अज्यूमिंग दी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन ऑफर आता है कि भाई आपको आईटी सर्विसेज देनी है नहीं देनी है, तो क्या चीजें ध्यान में रखने वाली है ना। एक तो किस तरह की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, आप जो सर्विस प्रोवाइड करोगे, मैंने का मतलब अगर आप आईटी सर्विस दे रहे हो तो जिस तरीके जो भी आईटी सिस्टम डेवलप किया जाएगा, ये आईटी सिस्टम यहाँ पर किस तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ और या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। ये चीज ध्यान में रखना। क्योंकि अगर मैं कोई ऐसा आईटी सिस्टम डेवलप कर रहा हूं जो इंटरेक्ट करेगा अकाउंटिंग सिस्टम्स के साथ में, फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में, देन इट मे कंसीडर अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड। ठीक है। क्योंकि जब एज ऑडिटर आप जब काम करने जाओगे तो आप इस तरीके के आईटी सिस्टम्स को देखते हैं कि भाई वो काम कैसे कर रहे हैं, तो वो डेवलप ही आपने किया है। ठीक है। और आप भी उस चीज को देख रहे हो कि भाई ये काम कैसे कर रहा है, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड में हो सकता है, आ सकते हैं। तो ये देखना जरूरी है कि अगर आपके पास इस तरह का ऑफर आता है कि कोई आईटी सिस्टम आपको डेवलप करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो आईटी सिस्टम हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से क्लाइंट की अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा, या कैसे उनको इम्पैक्ट करेगा। एंड द डिग्री ऑफ रिलायंस दैट द ऑडिटिंग विल प्लेस ऑन द आईटी सिस्टम। और उसके अलावा भाई जो भी फिर बात है, अगर कोई आईटी सिस्टम आपने डेवलप कर दिया, तो आईटी सिस्टम जो काम कर रहा है उसके बाद जब हमारी ऑडिट होगी तो हमारी जो ऑडिट टीम है वो इस आईटी सिस्टम के काम के ऊपर कितना रिलाय करने वाली है, विल प्लेस ऑन द डिग्री ऑफ रिलायंस। तो क्या होता है कि आप देख रहे हो कि एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से सही हो रहा है नहीं हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड अपॉन दिस आईटी सिस्टम की ये काम कैसे कर रहा है। अब ऑडिट टीम देखती है कि हाँ भाई ठीक है, आईटी सिस्टम को आपने चेक किया, आपने देखा कि आईटी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप यहाँ पर निश्चिंत हो गए। आपने इस सिस्टम के ऊपर रिलाय कर लिया, इस सिस्टम के ऊपर विश्वास कर लिया कि भाई यहाँ से जो भी डेटा प्रोसेस होकर के आ रहा है ना, ये डेटा कैसा काम कर रहा है, ये डेटा आपके पास एरर फ्री होकर के काम कर रहा है। ये डेटा आपका एरर फ्री, इसमें से किसी तरह की कोई गलती
ठीक है, और इस डेटा को आप अपनी ऑडिट में यूज में लेने लग गए। ठीक है, तो यहां पर एक सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है, और उसी सिस्टम के ने जो डेटा जनरेट किया उस डेटा के ऊपर ऑडिटर रिलाय करके अपनी ऑडिट करेगा। तो ये अगर आईटी सिस्टम डेवलप किसने किया, वो ऑडिटर ने किया। ऑडिटर ने इस आईटी सिस्टम को डेवलप किया। लेटर ऑन ऑडिटर जब ऑडिट करने आया तो इसी आईटी सिस्टम के थ्रू जो डेटा जनरेट हो रहा है उसके ऊपर वो रिलाय भी कर रहा है। तो यहां तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट हो गया ना, है ना। ये सिस्टम जब टेस्ट किया तो ये वही सिस्टम है जो ऑडिटर ने खुद ने डेवलप किया है, जो अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा। एक तरफ तो आप उस सिस्टम को बना रहे हो और एक तरफ आप उस सिस्टम को चेक कर रहे हो कि वो काम कैसे कर रहा है। तो ये अपना ही काम देखने जैसा होगी बात, है ना भाई। अपना ही काम आप चेक कर रहे हो, अपना ही काम आप वेरीफाई कर रहे हो कि मैंने कैसे किया होगा। तो अगर कुछ कमी होगी, अगर कुछ डेफिशिएंसी होगी उसके अंदर, तो आप शायद वो चीज उस तरीके से ऑब्जेक्टिविटी के साथ में रिप्रेजेंट नहीं कर सको। सो दिस बीन द रीजन कि भाई आप अगर आईटी सिस्टम, किसी किसी तरह का आईटी सिस्टम आपको डेवलप करने के लिए ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ये देना पड़ेगा कि भाई पहले किस तरीके से वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, और हमारी ऑडिटिंग उस सिस्टम के ऊपर कितना ज्यादा रिलाय करने वाली है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब आपकी फर्म आईटी सिस्टम से आईटी सर्विसेज दे सकती है इफ एंड ओनली अगर वो अनरिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, अनरिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अनरिलेटेड टू अकाउंटिंग है। कोई दूसरे तरीके का सिस्टम आप डिजाइन और डेवलप कर रहे हो जिसका कोई लेना देना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से नहीं है, उस तरह का कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट ऑफ द शेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट वाज नॉट डेवलप्ड बाय दी। सेकंड इज द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस मिलते हैं। जैसे अकाउंटिंग के सॉल्यूशन के लिए टैली एक करके सॉफ्टवेयर आता है, सुना है टैली का नाम आपने। यस सर। तो एक अकाउंटिंग के लिए एक रेडीमेड सोल्यूशन आता है कि भाई अगर इस तरह, तो अब इस तरह के सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, ओरेकल करके हो गया, या दूसरे और भी कोई सॉफ्टवेयर आते हैं जो जो कि बेसिकली अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो अगर ऐसा कोई भी सिस्टम जो कि ऑफ द शेल्फ है, ठीक है, उसको, जिसको कि हमने डेवलप नहीं किया, ठीक है, एज अ ऑडिटर हमने कोई डेवलपमेंट इसका नहीं किया है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर हमारी जरूरत है, जिसमें इसको कोई कस्टमाइजेशन नहीं करेगा, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। यस। तो यू कैन डिजाइन और इम्प्लीमेंट आईटी सिस्टम जो कि अनरिलेटेड है इंटरनल कंट्रोल्स और आईटी कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। आप ऑफ द शेल अकाउंटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो जो कि ऑडिट फर्म ने डेवलप किया है, जिसमें किसी तरह की सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं है। नहीं, जिसको कि हमने डेवलप नहीं किया और जिसमें ना ही किसी तरह की सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन की जरूरत। एंड द थर्ड वन जो सर्विस आप दे सकते हैं आईटी से रिलेटेड, आप रिकमेंडेशन दे सकते हो। ठीक है, अब कोई दूसरी कंपनी है जिसने की, जो आईटी कंपनी है जिसने कोई सिस्टम डेवलप किया, एज अ ऑडिटर मेरे को अच्छी समझ है उन चीजों की, तो मैं अपने क्लाइंट को रिकमेंडेशन दे सकता हूँ या उस सिस्टम का इवेल्युएशन कर सकता हूँ कि वो काम कैसा कर रहा है, इतना कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, यस और नो। यस सर। फिर भी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त भी 606.84 क्या कह रहा है कि अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपको सेपरेट टीम का यूज करना चाहिए, डिफरेंट प्रोफेशनल्स का टीम यूज करना चाहिए जो कि ऑडिट टीम के मेंबर्स नहीं है। और ये मेक श्योर करें कि ऑडिट फर्म अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर ले कि कहीं वो मैनेजमेंट की आईटी कंट्रोल और सिस्टम्स को लेकर के जिम्मेदारी तो नहीं ले रहे। आप तो कहीं ऐसा नहीं हो जाओगे कि भाई आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ये आपको कंफर्म करना है। आ गया बेटा समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो। यस सर। ठीक है, बाकी लिस्टेड क्लाइंट के लिए R606.4 में स्पेसिफिकली कह रहा है कि आप आईटी सिस्टम सर्विसेज से संबंधित, आईटी सिस्टम से रिलेटेड सर्विसेज नहीं देंगे, स्पेशली जब वो आईटी सिस्टम सिग्निफिकेंट पार्ट हो इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स हैं। इन इंटरनल कंट्रोल्स को डेवलप किया जा रहा है बाय बाय दी डेवलप किया जा रहा है इन अ फॉर्म ऑफ आईटी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किए जाएंगे ये कंट्रोल्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर ही अगर ये डेवलप होने हैं, तो इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपकी ऑडिट फर्म यहाँ पे कोई सर्विस नहीं देगी।
आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, पहले केस ये, और दूसरा कि अगर ये आईटी सिस्टम कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, जो इंफॉर्मेशन किससे रिलेवेंट होने वाली है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेवेंट होने वाली है, तो ऐसे ही आईटी सिस्टम को डेवलप करने में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप सर्विस नहीं दोगे, स्पेशली जब क्लाइंट आपका क्या है बेटा, लिस्टेड क्लाइंट है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब इसके अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज हो जाती है हमारे पास, और सर्विसेज हो जाती है नेक्स्ट हमारी वैल्यूएशन सर्विसेज, है ना, ये हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब वैल्यूएशन सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कल आपको ऊपर बताया था कि भाई टेक्स्ट के पर्पस से, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट मैटर को मैं सिंपलीफाई सिंपल उसमें लिख देता हूँ, सब्जेक्ट का मैटर का मतलब होता है, से फॉर एग्जांपल कोई एसेट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई जैसे आपका घर है, तो अब उसकी घर की वैल्यू क्या है वो आपको नहीं पता ना, वो किसको पता है, वो आपको नहीं पता कि भाई हमारे घर की वैल्यू क्या है, उसकी एक वैल्यूएशन करानी पड़ेगी, विच विल बी डन बाय सम प्रोफेशनल पर्सन। जनरली वो वैल्यूएशन वैल्यूअर्स होते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यूअर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं। तो कोई एसेट हो सकता है जिसकी वैल्यूएशन कराने की जरूरत है, ठीक है, इस एसेट की वैल्यू हमारे क्लाइंट को नहीं पता, ठीक है, फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए वो एक एसेट की वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहता है। एसेट में आपकी प्रॉपर्टी भी आ सकती है, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, या किसी तरह की मशीनरी हो सकती है, या शेयर्स हो सकते हैं, या कंपनी का वैल्यूएशन हो सकता है, ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस आप जो है वो वैल्यूएशन करा सकते हो। तो अब आपके क्लाइंट को वैल्यूएशन की जरूरत है, ठीक है, एसेट की, इसके लिए वो गया ऑडिटर के पास में कि यार ये वैल्यूएशन कर दो। अब आप ये सर्विस दे सकते हो नहीं दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर ये सर्विस आप दोगे तो इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी होगा, है ना, इट माइट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू, एक तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी क्रिएट होगा क्योंकि अब उस एसेट की वैल्यूएशन आपने करी है, तो वहां पे एडवोकेसी थ्रेट भी होगा, क्योंकि कोई अगर थर्ड पर्सन ही पूछेगा भाई इसकी वैल्यू कैसे निकाली, तो आप वहां रिप्रेजेंट करोगे कि हाँ भाई मैंने ये वैल्यूएशन निकाल करके दी। तो एक तरीके से आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो, या उसकी एडवोकेसी भी कर रहे हो कि आपने वैल्यूएशन करके जब उसको दिए। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ पे वैल्यूएशन का मतलब क्या है? Yes, sir. ठीक है, तो अब इस वैल्यूएशन से सेल्फ रिव्यू थ्रेट किए हो सकते हैं, क्योंकि जब ऑडिट होगी और ऑडिट में जब इनकी वैल्यूएशन आएगी, अब मान लीजिए भाई एसेट का डेप्री एसेट है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है, तो उसका वैल्यूएशन हो गया है, और भी कोई चीज हो गई जिसकी वैल्यूएशन आपको निकालनी पड़ी है, जो कि बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट कर रही है कहीं पर, तो उस केस में तो आपके साथ दिक्कत आ जाएगी ना फिर वो, कि भाई आप ही ने वो वैल्यूएशन करी है, और वो वैल्यूएशन पार्ट फॉर्म करती है किसका, इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म कर रही है, या मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस केस में फिर ये दिक्कत होगी कि भाई आपका ही काम है और आप ही उसको वेरीफाई कर रहे हो कि ये काम सही हुआ है, ये वैल्यूएशन सही है या नहीं है एज पर दी। तो इसलिए अगर आप अपने क्लाइंट्स के आपसे कोई वैल्यूएशन की सर्विस मांगता है और आप उसको देना चाहते हो, तो क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए? पहली बात तो कि भाई उस वैल्यूएशन रिपोर्ट का यूज क्या आना है, ठीक है, क्या ये रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो पहली चीज तो ये देखने वाली है कि भाई आपको सबसे पहले देखना है कि अगर मैं कोई वैल्यूएशन मेरे से करनी है, तो मेरी वैल्यूएशन रिपोर्ट का वो लोग हमारा क्लाइंट यूज क्या लेना वाला है, और क्या वो वैल्यूएशन रिपोर्ट पब्लिकली, मतलब जो अगर कोई भी पर्सन उस वैल्यूएशन रिपोर्ट को देखना चाहता है तो उसको पब्लिकली अवेलेबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा वैल्यूएशन करने में जो मैटर्स ऑफ जजमेंट होंगे, ठीक है, अब कोई चीज की वैल्यूएशन कैसे होती है, इट इज बेस्ड अपॉन सर्टेन जजमेंट्स, ठीक है, कुछ चीजें मान करके चलनी पड़ती हैं, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि अच्छा मैं ये मान के चलता हूं तो मेरे हिसाब से जो है वो मार्केट में इसकी वैल्यू होगी। तो वो जो मैटर्स ऑफ जजमेंट हैं, उन मैटर्स ऑफ जजमेंट को वो जजमेंट लेने में यहाँ पे क्लाइंट का खुद का इन्वॉल्वमेंट कितना है। देखो, अगर क्लाइंट ये सारे जजमेंट ले रहा है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर ये सर्विस दे सकता है, क्यों, क्योंकि उसने ये सब चीजों डिटर्मिनेशन नहीं करी है, उसने बस एक स्टैंडर्ड जो भी फॉर्मुलेज होते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी गिवन, उसने उसको अप्लाई करके यहाँ पे सिर्फ वैल्यूएशन निकाली है। अब मैथ्स करना तो हर कोई मैथ्स एक ही तरीके से करेगा ना, अलग अलग थोड़ा तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कैलकुलेशन है तो वो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, सेम ही होगा। इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई मैटर ऑफ जजमेंट,
कि वहां डिसीजन क्या लिया है। से फॉर एग्जांपल अब आपको किसी एसेट की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है, तो उस एसेट की वैल्यू जो मार्केट से आपने खरीदी है, उसके अलावा उस पे जो एक्सपेंडिचर हुए क्या हुए, तो ये सब चीजें अगर मेरे को क्लाइंट बता दे तो मेरा काम तो क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन करना ही मेरा काम है, हाँ या ना, यस और नो। Yes, sir. इसमें मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, मैंने कोई जजमेंट नहीं लिया, मैंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, तो इट इज ओनली बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डेटा, जो डेटा आपने मेरे को दिया उसके बेस में कैलकुलेशन कर दिया, तो वहां तक ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे से सर्विस मांगी जा रही है तो मेरी जब मैं वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दूंगा मेरी, तो उस वैल्यूएशन रिपोर्ट का क्या यूज आने वाला है, क्या वो पब्लिकली अवेलेबल होगी, और क्लाइंट स्पेशली मैटर ऑफ जजमेंट डिटरमाइन करने में खुद से कितना इन्वॉल्व होगा, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, ठीक है, ये वैल्यूएशन कितना सब्जेक्टिव है ना। सब्जेक्टिव मैटर जब अगर ज्यादा होते हैं तो काम करने वालों के काम के रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है ना, मैं क्योंकि कुछ और सोचता हूँ, आप कुछ और सोचते हो, तीसरा पर्सन कुछ और होगा। तो वैल्यूएशन करने में सब्जेक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट कितना है, तीसरी चीज ये आपको देखनी है। फिर देखना है कि क्या वैल्यूएशन का मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होगा, ठीक है। और फिर आपको देखना है कि जो हम वैल्यूएशन कर रहे हैं वो वैल्यूएशन फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंड करती है। अगर वो बहुत वॉलेटाइल है, मतलब फ्यूचर में अगर मैंने अभी वैल्यूएशन कर दी लेकिन फ्यूचर में जरा सा भी कुछ हो गया तो मेरी करी हुई वैल्यूएशन गलत हो जाएगी। तो वो वॉलेटिलिटी या फिर उसकी डिपेंडेंसी फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर कितनी है, ये सब चीजें आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आगे भी 5 पॉइंट है समझ में यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो आपने क्या क्या देख लिया ये सर्विस देखने देने से पहले कि भाई वैल्यूएशन रिपोर्ट का यूज पर्पस क्या है, क्या वो पब्लिकली अवेलेबल होगी, क्या मैटर ऑफ जजमेंट डिटर्मिनेशन करने में क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा, सब्जेक्टिविटी कितनी है इसको करने में, क्या मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और ये फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है, कितनी ज्यादा वॉलेटाइल है इन रेफरेंस टू फ्यूचर इवेंट्स। तो ये सब चीजें कंसीडर करते हुए आप क्या कर सकते हो, वैल्यूएशन कर सकते हो। कुछ वैल्यूएशंस जहां पे सिग्निफिकेंट सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, विल इन्वॉल्व नहीं है, विल नॉट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट सब्जेक्टिविटी, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ द अंडरलाइंग assumption established by law when techniques are widely accepted, कुछ वैल्यूएशंस जहां पर सिग्निफिकेंट सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती वो करा जा सकता है ना, जहां नहीं है वहां कर सकते हो। जहां सब्जेक्टिविटी ज्यादा है वहां नहीं करना है, जहां सब्जेक्टिविटी कम है वहां कर सकते हैं, ये चीज ध्यान। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. वैल्यूएशन सर्विसेज, अब नॉन लिस्टेड क्लाइंट को वैल्यूएशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी जा सकती अगर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है और वैल्यूएशन का मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होगा, है ना। तो लिस्टेड क्लाइंट के लिए दो चीजें हैं, अगर बेटा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है सिग्निफिकेंट डिग्री और वैल्यूएशन का मटेरियल इफेक्ट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है, ठीक है, तो आप दो वर्ड ध्यान में रखना, सब्जेक्टिविटी और मटेरियल इफेक्ट। तो अगर मटेरियल इफेक्ट है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, हम और ये सर्विस नहीं देंगे। लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए अगर सिर्फ एक ही चीज देखनी है, सब्जेक्टिविटी भी हटा दो, हो सकता है सब्जेक्टिविटी नहीं हो लेकिन अगर उस वैल्यूएशन का मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है तो ऐसी सर्विसेज हमको प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. अगेन नाउ देवा सेफगार्ड, अगर ऐसी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो आपको डिफरेंट ऑडिट टीम मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी और हमें एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर लाना पड़ेगा जो हमारी की गई ऑडिट को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज में क्या आ गई, कई बार हमारे क्लाइंट को फाइनेंस लेने में मदद करना, है ना। जो बड़ी कंपनीज होती हैं इनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देखो मार्केट में हर चीज के लिए एक सर्टेन टाइम के बाद आपको उसमें एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती है ना। अभी आपको बैंक लोन लेना है, कहीं से पैसे की जरूरत है तो आपको एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बैंक में चल जाओ, एनबीएफसी में चल जाओ, थोड़ा बहुत आप खुद से कंपेयर करोगे और आपको पैसा मिल जाएगा, इसमें आपको कोई पर्सन की जरूरत नहीं। लेकिन कई बार आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि भाई जब एज एज अ बिजनेस में आ जाता हूँ, जब मुझे बहुत सारा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो ये पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा, तो इसके लिए आप एक फाइनेंशियल मैनेज फाइनेंस मैनेजर को पकड़ के लेकर के आओगे कि भाई आप एक्सपर्ट हो, आप बताओ कैसे हम लोग ये जो है वो फंड्स अक्वायर करें, हमारे को पैसों की जरूरत है, ये कैसा आएगा हमारे पास, फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको फाइनेंस एक्वायर करने में हेल्प कर सकती है ना। एक बड़ा ये अपने आप में एक मार्केट है।
तो अब ऑडिटर भी है, ऑडिटर को भी लगा भाई अच्छा मार्केट है, बड़ा मार्केट है, क्योंकि जब आप किसी को पैसा लेने में मदद करते हो तो आप पैसा अच्छा कमा पाते हो, है ना। इसकी फीस अब तो अब उसको लगा कि अभी ऑडिटर को कि यार एक काम करो, ऑडिट करते करते ये भी सेवा देना चालू कर देते हैं। मार्केट में मैं भी इतने लोगों को जानता हूँ, इतना बड़ा मेरा खुद का टीम है, ये है वो है, तो मैं भी सर्विस दे दूंगा। तो इसमें क्या क्या काम आप करने के लिए सोच सकते हो, अपने ऑडिट क्लाइंट को डेवलप करना, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज बनाना रिलेटेड टू फाइनेंस, पॉसिबल टारगेट्स अक्वायर करने के लिए, डिस्पोजल ट्रांजेक्शन ना, बड़े एसेट आपको बेचने हो, प्लांट बेचना हो, ठीक है, फाइनेंस रेज करने में, स्ट्रक्चरिंग एडवाइस, किस तरीके से कंपनी स्ट्रक्चर हुई है, डेब्ट का रेशियो क्या है, इक्विटी का रेशियो क्या है, क्या वो चेंज होना चाहिए, तो इन सब से रिलेटेड सर्विसेज हमारी कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज में आती है। ठीक है, तो क्या ये सर्विस भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो ये अगेन यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा मैटर है कि जहाँ पे बहुत फाइनेंस इन्वॉल्व है, ठीक है, और ये बहुत रिस्की है। तो अगर आप ये सर्विस दे रहे हो तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो सकता है। आया समझ में यहाँ पे, यस और नो। यस सर। अब देखने वाली बात क्या है कि क्या मैं मेरे क्लाइंट को कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज, अगेन सिमिलर फैक्टर्स है, बहुत कोई फर्क नहीं है, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व। तो आप अगर ये सर्विस देते हो तो जो भी राय आप अपने क्लाइंट को दोगे, जो भी आप उसके लिए स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे, जो भी एडवाइस उसको करोगे, उस काम में कितनी सब्जेक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, क्या जो आपकी एडवाइस से आउटकम आएगा, क्या उस आउटकम का इम्पैक्ट मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होने वाला है, और क्या आपकी जो एडवाइस आपने दी है कॉर्पोरेट फाइनेंस की एडवाइस, उसकी इफेक्टिवनेस, कि वो कितनी इफेक्टिव एडवाइस है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, पर्टिकुलरली कैसे उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्या उसकी इफेक्टिवनेस इस चीज के ऊपर डिपेंड है, क्या उसका मटेरियल इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होने वाला है, क्या उस काम में सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, तो ये तीन चीजें देख करके आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कि मेरे को एक कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है। अगेन अगर आप ये डिसाइड करते हो कि सर्विसेज देनी है, डिफरेंट टीम होगी, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर होगा जो आपके वर्क परफॉर्म को करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया है बेटा यहाँ तक, यस और नो। यस सर। नाउ दीज आर दी अब कुछ कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज को हम प्रोहिबिट कर देते हैं। एक तो आप अपने क्लाइंट के शेयर्स को प्रमोट, डील या उनको अंडरराइट करने की सर्विस नहीं देंगे, मतलब स्पेसिफिकली ये तो मना कर दिया कि भैया क्लाइंट के शेयर को ना तो आप बेचोगे, मतलब प्रमोशन का मतलब बेचना ही होता है, प्रमोट करने का मतलब ना ना उन प्रमोट करोगे, ना उनको डील करोगे, ना अंडरराइट करोगे, ठीक है। और अगर जहां पर आपकी एडवाइस की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है पर्टिकुलर अमाउंटिंग ट्रीटमेंट पे, ठीक है, और ठीक है, और आपको डाउट है कि भाई किस तरीके से उसका पर्टिकुलर अकाउंट है, आपको एज ऑडिट टीम भी डाउट है कि भाई ये जो एडवाइस हमने दी है उसके बाद ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, अब इसको कैसे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इस चीज के ऊपर हमारी ऑडिट टीम को भी अगर रीजनेबल डाउट है, ठीक है, और उसका जो आउटकम है, तो इन केसेस में जहां पर एक तो ये मना कर दिया शेयर्स में डील करना, दूसरा जहां पे आपके एडवाइस एडवाइस जो है पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे डिपेंड करती है, उस ट्रीटमेंट को लेकर के ऑडिट टीम को एक एप्रोप्रिएट डाउट है, और जब उसका आउटकम मटेरियल होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के, तो आप ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे बेटा। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक, यस और नो नियल। समझ में आ गया नियल, आगे बढ़े, यस और नो। एक बार वापस कनेक्ट कर लो ना नियल तुम्हारी, ऑडिबल हूँ नियल, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। यस सर। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी लीगल सर्विसेज के बारे में। अब क्या ऑडिटर अपने क्लाइंट को लीगल सर्विसेज भी दे सकता है जहां पे लिटिगेशन की बात आ जाए, ठीक है, इससे भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट क्रिएट होता है। लीगल सर्विसेज सिर्फ लीगली ट्रेन्ड और ऑथराइज पर्सन को ही देनी चाहिए, आप लीगली ट्रेन्ड नहीं है, मैं लॉयर हूं ना जैसे, तो अगर मेरे से कोई कानूनी सलाह मांगता है तो वो ठीक है, लेकिन आपसे अगर मांगता है तो आप ट्रेंड नहीं है इस चीज के लिए, ना आप ऑथराइज हैं कि भाई इस चीज को, फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई ये काम आप कर सकते हो तो करो। लेकिन अगर आपसे आपका क्लाइंट लीगल सर्विसेज मांगता है तो आपको ये देना पड़ेगा कि मेरे से लीगल सर्विसेज जिस भी सब्जेक्ट मैटर के संबंध में मांगी जा रही है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के कितना मटीरियल है, कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आपसे अगर से फॉर एग्जांपल
टैक्स को लेकर के लीगल सर्विस मांगेंगे, भी टैक्सेशन का हमारा डिस्प्यूट हो गया, या कोई कस्टमर के साथ हम लोगों का डिस्प्यूट हो गया, वो उसने हमारे अगेंस्ट में इतना पैसा क्लेम कर लिया और कल को ये पैसा अगर हमको उसको देना पड़ गया तो हमारी तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो वो अमाउंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मटेरियल अमाउंट है, तो उसके संबंध में आपसे कोई लीगल एडवाइस मांग ली। ठीक है, लीगल मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, डिग्री ऑफ जजमेंट कितना, मतलब कितना जाकर के मुझे उनके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा अपने क्लाइंट के लिए, तो ये दो तीन चीजें आप देख करके क्या करेंगे यहाँ पे लीगल सर्विसेज देंगे। एक तो मटीरियलिटी देख लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एक लीगल मैटर की कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, और वहां पर डिसीजन क्लाइंट के लिए लेने के लिए कितनी जरूरत हमको पड़ेगी। आया समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस और नो? यस सर। अगेन ये बात है कि जब आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हो तो डिफरेंट टीम मेंबर्स होने चाहिए, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर होना चाहिए जो कि ऑडिट को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द फर्म मस्ट नॉट एक्ट एज अ जनरल काउंसिल फॉर एन ऑडिट क्लाइंट। तो आपका क्लाइंट अगर है तो आपकी फर्म में आपके पार्टनर्स या आपका कोई एम्प्लॉय आपने ऑडिट क्लाइंट का जनरल काउंसिल नहीं हो सकता। जनरल काउंसिल मतलब एडवोकेट जो उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप ऑडिट फर्म में हो और आपके पार्टनर्स हैं तो उनके लिए रेस्ट्रिक्शन है कि भाई वो उनके एडवोकेट होकर के काम नहीं कर सकते। आ गया समझ में यहाँ पे? यस और नो? तो यस सर। मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप उनके लिए नहीं करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्पररी पर्सनल असाइनमेंट्स। अब पर्सनल असाइनमेंट, ये पर्सनल वाला पर्सनल है ना, एम्प्लॉय वाला। कौन सा वाला पर्सनल है ये? हम जो। एम्प्लॉय। ठीक है, द लोन ऑफ पर्सनल मे क्रिएट्स अ सेल्फ रिव्यू एडवोकेसी एंड फैमिली। अभी पर्सनल एम्प्लॉयज की जरूरत किसको है? अब हमारा क्लाइंट है, ठीक है, उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? उसको टेम्परेरी इंप्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। किसकी एम्प्लॉयमेंट है? टेम्परेरी इंप्लॉयज की। अब हमारा ऑडिटर है, वो कह रहा है कोई बात नहीं यार, मेरे पास बहुत पड़े, मुझसे ले लो। तो आपने अपने एम्प्लॉयज को थोड़े टाइम के लिए अपने क्लाइंट को दे दिया काम करने के लिए। अब आपके क्लाइंट के बिजनेस में वही लोग काम कर रहे हैं जो आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना? ये सुनो, थोड़े टाइम के लिए चले गए, क्या थ्रेट क्रिएट हुआ? वो काम करेंगे, उस काम को करने के बाद वापस से हमारी फर्म में आ जाएंगे, फिर हम उनको ऑडिट करेंगे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हुआ नहीं हुआ? ये सुनो, यस सर। ठीक है, एडवोकेसी थ्रेट भी क्रिएट हुआ, फैमिलिटी थ्रेट भी क्रिएट हुआ, सब तरह के थ्रेट क्रिएट हो गए। ठीक है, तो अगर जरूरत पड़ने पे क्या किया जा सकता है, तो क्या करने में हम कोई काम के लिए मना नहीं करते, सब करो। तो स्टाफ, आप अपने खुद का स्टाफ अपने क्लाइंट को लोन दे सकते हो, मेरे स्टाफ को ले जाओ इनसे काम करा लो, लेकिन वो समय जिसके हमें टाइम के लिए जो वो लोन पीरियड जो आपने स्टाफ को दिया है, वो लोन पीरियड शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए। 10-15 दिन, 20 दिन, महीने भर के लिए दे दिया। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके यहां से जिन लोगों को आप काम करने के लिए भेज रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं करें। ठीक है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां निभाने नहीं लग जाए, वो क्लाइंट कायम मैनेजमेंट को करना है। मतलब एक होता है कि रूटीन काम के लिए, अब जैसे अकाउंटिंग का काम है तो रूटीन है, रूटीन के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने थे आपके क्लाइंट के पास जो स्टाफ नहीं है, तो आपने अपना स्टाफ दे दिया कि जाओ भाई यार इनकी इनकी जर्नल एंट्रीज कर देना, तो वो कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो उसमें क्या है? वो ट्रांजेक्शन बेस्ड है, रिकॉर्ड के ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा हिस्टोरिकल डेटा है, आपको मिला, आपने देखा, कंप्यूटर में एंट्री कर दी, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपने मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं ली, आपने कोई जजमेंट नहीं लिया आपके एम्प्लॉय में। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ठीक है, और वहां पर जब आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे थे तो उनका सुपरविजन और डायरेक्शन आपका क्लाइंट ही करेगा। ऐसा नहीं हो कि आपके क्लाइंट बिना डायरेक्शन और सुपरविजन के काम करें, तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। ये चीजें ध्यान रख लो। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। वे पर्सनल आर लोन टू द क्लाइंट द फॉलोइंग सेफगार्ड। अब क्या क्या चीजें हैं? एडिशनल रिव्यू ऑफ दी, अब जिन लोग जो लोग वहां काम करने गए फिर आपके पास आ गए और उन्होंने फिर ऑडिट भी करी, तो उनके काम का एडिशनल रिव्यू होगा। ठीक है, ऑडिट टीम में ऐसे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, नॉट गिविंग लोन पर्सनल, और उन लोगों से उनको ऑडिट की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए जो, मतलब अब क्या है कि भाई ए था, ए हमारा एम्प्लॉय था, वो चला गया हमारे क्लाइंट के यहाँ पे काम करने के लिए, फिर उसने एक वर्क किया वहां पे जाकर के, अब ए को आपने ऑडिट टीम में भी ले लिया, ए एज ऑडिटर गया, तो हमें इसने वहां जाकर के जो काम किया है ना, इस काम को ऑडिट करने की जिम्मेदारी ए को नहीं देनी है।
आ गया समझ में? और किसी को दे दो, उसने जो वहां पे काम किया उसको ऑडिट कोई और करेगा, वो खुद ऑडिट नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखो। आ गया समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट आया था सर्विंग एज अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ अ ऑडिट क्लाइंट। ठीक है, तो अगर आप कंपनी के, आप अपने खुद के क्लाइंट के डायरेक्टर और ऑफिसर की तरह काम कर रहे हो या कर चुके हो, सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट होगा बेटा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होगा, सिंपल सी बात है। मैं ही ऑडिटर हूं, मैं ही कंपनी का डायरेक्टर हूं, हाँ पहले मतलब, है ना? या सुनो, Yes. होगा ना, मैं ही ऑडिटर हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं, मैं ही ऑफिसर हूं, ये पॉसिबल नहीं है। अ पार्टनर और एम्प्लॉय शेल नॉट सर्व एज अ डायरेक्टर ऑफिसर, आप अपने ऑडिट क्लाइंट के ना तो खुद ना आपका पार्टनर ना ही एम्प्लॉय आपके ऑडिट क्लाइंट के डायरेक्टर ऑफिसर नहीं हो सकते। ठीक है, अब पार्टनर और एम्प्लॉय, ना ही आपका पार्टनर और एम्प्लॉय आपके क्लाइंट की कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, अनलेस परमिटेड बाय लोकल लेजिस्लेशन। ठीक है, अगर हमारे देश का कानून अलाउ करता है, ये एक एक्सेप्शन हो गया। अदरवाइज आपकी ऑडिट फर्म में आपके जो पार्टनर्स हैं और आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपकी क्लाइंट की कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो सकते। ठीक है, और साथ साथ अगर इवन मतलब परमिटेड बाय लोकल लेजिस्लेशन, अच्छा मान लो कि भाई हमारे देश में परमिटेड है कि हमारा पार्टनर जाकर के वहां पे कंपनी सेक्रेटरी का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा करने पर भी एथिक्स ये कहते हैं कि वहां पे कंपनी सेक्रेटरी मैनेजमेंट की डिसीजंस नहीं लेगा, मैनेजमेंट अपने डिसीजन खुद लेगा। सिर्फ और सिर्फ रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की ड्यूटीज करने के लिए आप कर सकते हैं काम। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? Yes. ये ना छोटे छोटे पॉइंट्स है। क्लाइंट स्टाफ जॉइंट्स ऑडिट फर्म, पहले हमारी लोग फर्म के लोग वहां काम करने चले गए, अब उसकी फर्म कम, हमारे क्लाइंट के कंपनी के लोग हमारे पास काम करने आ गए। इससे भी सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट होगा। पहले कोई पर्सन क्लाइंट के यहाँ पे काम कर रहा था, वहां से छोड़ करके मेरे यहाँ आ गया फर्म में काम करने के लिए, तो पहले वो वहां पे काम कर ही रहा था ना, तो वो काम करके आया है। अब हम हमारी ऑडिट फॉर्म में आ गया, अब जाकर के ऑडिट क्रिएट करेगा तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड तो क्रिएट होगा ही, क्योंकि काम पहले उसी ने किया है। यस और नो? Yes, sir. लेकिन ये एक ऐसा है कि इसको हम लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। ठीक है भाई, अगर कोई छोड़ करके आ गया है तो जब तक उसका काम उसने किया था उस सेम काम को हम उसको ऑडिट नहीं करा सकते, थोड़े टाइम बाद आप ऑडिट करा सकते हो। तो सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू और फैमिलिटी थ्रेड क्रिएट होता है अगर ऑडिट टीम के कोई भी ऐसा मेंबर आया है जो कि ऑडिट क्लाइंट के यहाँ पर कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय रहा है। ठीक है, when service with the audit client was prior to the period covered by the audit, significance of the threat will depend। अब ऐसा हो सकता है कि 2000 बाई मैं ना ईयर ले लेता हूँ, 2022-23 में हमारा ए यहाँ पे जॉब कर रहा था। ठीक है, 2023 और 24। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया 2024 और 25। अब 2023-24 में अ, भी वो जॉब वहां पे कर रहा था। ठीक है, और 2023-24 के बाद 2024-25 में जॉब करते करते वो यहाँ से छोड़ दिया, है ना, रिजाइन दे दिया उसने। रिजाइन दे करके 2024-25 में वो कहां पर आ गया, वो हमारी फर्म में आ गया, यहाँ आके नौकरी करने लगा। अब 2024-25 में आप ऑडिट कौन से ईयर की कर रहे होगे बेटा? इस वाले साल की, है ना, इस साल की कर रहे होगे। तो इस साल में तो जो एम्प्लॉय था उसने काम किया है ना, तो क्या आप इसको टीम में रख करके इसी से ऑडिट करा सकते हो क्या, ये बताओ? नहीं करा सकते, है ना? No. अब आ गया 2025 और 26, अब ऑडिट हो रही है 2024-25 की। अब 2024-25 में क्या ए वहां पर जॉब कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो इस पीरियड की क्या कर सकते हैं, हम इनसे ऑडिट करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में भी इन्होंने यहां पर जो है वो बोला है कि आप ये डिसीजन लेने से पहले कि क्या हम ए को इन्वॉल्व करें इसके अंदर या नहीं करें, ये देखना पड़ेगा कि ये जो पर्सन रहा है वहां पर वो किस पोजीशन पे काम करता था, कितने टाइम उसने वहां पे काम किया है, और हमारी टीम में इसको क्या रोल हम लोग देने वाले हैं, ये क्या रोल में ऑडिट टीम मेंबर की तरह काम करेगा। तो ये चीज कंसीडर करते हुए ही क्या करना चाहिए हमको, अपना थ्रेड का एनालिसिस करना चाहिए। आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir.
ठीक है। और उस केस में भी अगर आपने एम्प्लॉय किया है तो एन अप्रोप्रिएट रिव्यू हो रही, आपको अपने काम की क्या करानी पड़ेगी, अप्रोप्रिएट रिव्यू करानी पड़ेगी। आया समझ में बेटा, क्लियर है यहां तक, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारे कौन से थ्रेड्स खत्म हो गए, सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स अपने खत्म हो गए। ठीक है, अब एडवोकेसी और इंटिमिडेशन ये कल वाली क्लास में पढ़ लेंगे। यहां तक समझ में आ गया सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स तक? Yes, sir. रियल, इसको घर पे पढ़ रहे हो तुम? Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछो ना, वो डाउट क्यों नहीं आते तुम लोगों को भी, है ना? अगर कोई डाउट है तो फिर क्लास में पूछो ताकि उसको डिस्कस करें, है ना? पढ़ोगे देखो डाउट आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, पढ़ाई करोगे तो डाउट्स आएंगे सिर्फ, तो डाउट्स मुझसे क्लियर करो, है ना? फिर हम लोग Yes, क्वेश्चन sir. सॉल्व करना सीखेंगे, तब जाके तुमको पता चलेगा कैसे ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे हम लोग आंसर लिखते हैं। बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत मांगता है भाई ऑडिट लिखने की। ठीक है, Yes. चलो फिर आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, बाय, गुड नाइट।